हेलो, मैं अजीत कुमार झा, एनडीटीवी, और हम लोग यहाँ बर्नपुर में हैं, आसनसोल के बगल में, बंगाल में, जहाँ पर कि अभी 2026 मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाला है। और हम लोग यहाँ आए थे स्टोरी करने, और एक ये जो हम लोग का सीरीज़ है उसको हम लोग कहेंगे बंगाल में खेला हबे। और उसमें पहला हमारा ये स्टोरी है जो कि हम ट्रैक कर रहे हैं। एक ज़माने में इस एरिया को, ये एरिया है बेसिकली बर्नपुर, दुर्गापुर, आसनसोल, कुल्टी, ये जो इलाका है सेंट्रल बंगाल का एक तरह से माना जाता था रूर बेल्ट ऑफ इंडिया। रूर बेल्ट, जर्मनी का रूर बेल्ट सबसे अधिक विकसित इंडस्ट्रियली जो है कह सकते हैं दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्रियल जोन था। तो एक ज़माने में इस पूरे इलाके को माना जाता था कि ये रूर बेल्ट है। और हम अभी भास्कर कुमार जो यहाँ के जनरल मैनेजर पब्लिक रिलेशंस हैं एंड कम्युनिकेशंस, उनसे बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर एक तरह का डिक्लाइन सेट इन किया बंगाल में। और हम उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत कि क्यों ऐसा डिक्लाइन सेट इन किया। और उसके बाद जो है क्या ये डिक्लाइन आज जो विकसित भारत का विज़न मोदी जी का है उससे क्या ये डिक्लाइन ख़त्म हो सकता है, वो एक नया डायरेक्शन ले सकता है। तो हम भास्कर जी से पहला सवाल हमारा कि आज जो ये प्लान है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक तरह से कह सकते हैं एक्सपेंशन का 2.5 मिलियन टन से 4 मिलियन टन की ओर, ये क्या मोदी जी के विकसित भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट है या उसी से इंस्पायर्ड है क्या? जी, विकसित भारत का ही पार्ट है। हाँ, तो ऐसे भी तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमको बढ़ाना ही है जी। हाँ, चूँकि हमारे यहाँ जो पर कैपिटा कंजम्पशन है भारत में जी, और कितना है पर कैपिटा कंजम्पशन? बहुत कम है सर। अच्छा, कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज हमारा बहुत कम है। अच्छा, हमारा जो कि टारगेट है कि इसको विकसित भारत बनाना है, तो हमारा तो स्टील कंजम्पशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसके लिए बढ़ेगा ही सर। तो अगर हम अपना कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे स्टील बनाने का तो फिर बाहर से हमको लेना पड़ेगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विच इज़ जो कि महंगा पड़ेगा और हमारे कंट्रोल में नहीं होगा उसका ये। तो हमारा अपना जितना जल्दी बढ़ा पाए कैपेसिटी उतना ही अच्छा होगा। तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि प्रोडक्शन भी जो है वो विकसित भारत के तरफ है और कंजम्पशन जो है वो टोटली डोमेस्टिक होगा। हम लोग अब वो भूल जाएंगे कि अब एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। कोशिश तो वही रहेगा कि जितना कंजम्पशन होता है भारत के भीतर जी, वो सब लोकल इससे ही हो। हाँ, अच्छा, रादर कोशिश तो ये होगा कि हम लोग इतना प्रोड्यूस करें कि बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा, और अपने मार्केट को भी फुलफिल कर सकें सर। कोशिश अच्छा, दोनों कर सकें। अच्छा, तो इसका प्लान थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए कि इसके प्लान के क्या क्या कह सकते हैं कि क्या फेजेस है या क्या इसका एस्पेक्ट्स है इस प्लान का, एक्सपेंशन का, 2-3 चीज़। एक्चुअली सर टोटल जो है कि फेजेस में इन्वेस्ट करना है अराउंड 35,000 करोड़। अच्छा, इसको स्टील प्लांट का एक्सपेंशन के 35,000 करोड़ आज खर्च हो रही है। पिछले बार 17,000 करोड़ आप बोले 2005 में, तो डबल एक तरह से मेजर डबलिंग हो रहा है एक्सपेंशन का। अच्छा, और इसमें क्या क्या 2-4 चीज़ यदि आप बता सकें कि क्या किया जाएगा? इस हमारे पास अभी एक ब्लास्ट फर्नेस है सर, एक और नया ब्लास्ट फर्नेस आ रहा है। हाँ, और जो कि एकदम लेटेस्ट ब्लास्ट फर्नेस होगा, मॉडर्न। तो एक्चुअली क्या है, एक ब्लास्ट फर्नेस से चलाने में प्लांट में बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए वो शट डाउन ले लिया ब्लास्ट फर्नेस, क्योंकि कभी न कभी तो मशीन एक बार रोकना पड़ेगा उसको लिए। तो क्या होता है फिर हमारा पूरा सेटअप रुक जाता है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस से ही जो आउटपुट निकलता है हॉट मेटल का वही फिर स्टील बनाते हैं हम लोग। तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए बंद हो गया किसी कारण से तो फिर हमारा पूरा प्लांट ही ऑलमोस्ट सिस्टम पूरा बैठ जाता है। तो एक और यूजुअली किसी भी प्लांट में 2 ब्लास्ट फर्नेस मिनिमम रहना चाहिए, सो दैट एक बंद है दूसरा चल रहा है। तो दैट वे ब्लास्ट फर्नेस जो मेजर ये होता है, तो एक और ब्लास्ट फर्नेस आएगा। अभी हमारा जो सिर्फ एक ही ब्लास्ट फर्नेस है, उसके अलावा एक और उसके साथ नीचे जो है मिल्स आएंगे। कोक ओवन नया आ रहा है, कोक ओवन ऑलरेडी है हमारे पास। और कोक ओवन आ रहा है। तो कितने सारे मिल्स आएंगे? हॉट स्ट्रिप मिल होगा, कोल्ड रोलिंग मिल होगा, इस तरह से कुछ मिल्स आएंगे जो कि जो लेटेस्ट जो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में डिमांड है ना, वो सबको फुलफ़िल करने के लिए
हाँ, उसके लिए हम लोगों ने मिल्स ये कर रहे हैं। तो ये जब हो जाएगा जी। तो क्या इसको दुनिया के सबसे डेवलप्ड स्टील प्लांट्स जो है, मान लीजिए कहीं का भी, चाइना हो या मान लीजिए लक्ष्मी मित्तल एक्चुअली सबसे लार्जेस्ट स्टील मेकर हैं वर्ल्ड के, तो उनका जो मान लीजिए प्लांट्स है अब्रॉड या यूरोप में या अमेरिका में या और भी जापान में, क्या हम लोग उसके बराबरी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी? वी आर ट्राइंग कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड का हर एक का उसी को लेने के लिए, तो वर्ल्ड का तो बताना हमारे लिए असंभव होगा जी, बट एटलीस्ट इंडिया में विल बी वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न। या अच्छा, सेल में सर, सेल के अंदर। Yes, sir. अच्छा, Our तो swing will जो गवर्नमेंट स्टील प्लांट्स हैं Yes, sir. उसमें गवर्नमेंट ओन्ड स्टील प्लांट्स जी, जो हैं जी। उसमें ये नंबर 1 हो जाएगा Yes, आफ्टर इट्स कंप्लीशन। Yes. कब तक अंदाज है ये कंप्लीशन? 2029 के आसपास हो जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल वेल टाइम्ड है। अपने तरफ से तो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं इंटरनली, बट ये बड़ा वेल टाइम्ड है। लोकसभा चुनाव 2029 में है और इनफैक्ट नेक्स्ट सवाल मेरा ये होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे 2005 में इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे जब इसकी कमीशनिंग होगी अभी या 2029 के पहले? ये बताना मुश्किल है सर, हाँ फ्यूचर में क्या होगा, बट एनीवे वो आएंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। सिंबॉलिकली ये तो मतलब लास्ट टाइम भी प्राइम मिनिस्टर आए थे 2005 में, और फिर जब उन्होंने डेडिकेट करना था, जब मॉडर्नाइजेशन कंप्लीट हो गया था तो नेशन को डेडिकेट करना था मॉडर्न प्लांट, तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 में। तो अगर आएंगे तो हमारे लिए तो स्वागत है सर, बहुत अच्छा ये रहेगा। तो ये जो डिक्लाइन का पिक्चर है कि वेस्ट बंगाल बीच में करीब 1970-80 से इंडस्ट्रियल डिक्लाइन पे चला गया। वेस्ट बंगाल ही नहीं, इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन हिट किया था 65 से लेकर 75 तक, तो बड़ा ज़ोरदार रूप से पूरे भारत को। बट ये क्योंकि हब था तो ये एक तरह से मेटाफर था पहले डेवलपमेंट का, और बाद में ही अनफॉर्चुनेटली मेटाफर बन गया कह सकते हैं स्टैग्नेशन का या डिक्लाइन का, या कह सकते हैं कि रूड बेल्ट जो था दुनिया का वो रस्ट बेल्ट में बदल रहा था। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन उस समय 2005 में ट्राई किया गया और अभी जो एक्सपेंशन किया जा रहा है, क्या आपको लगता है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम रिटर्न कर सकते हैं, दोबारा हम रूड बेल्ट बन सकते हैं? जी, पूरी कोशिश यही हो रही है सर, हाँ, कि हम लोग सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल हब, हाँ, यहाँ ऑफ बंगाल, ऑफ इंडिया एंड ऑफ द वर्ल्ड। बंगाल का तो बन ही रहे हैं सर, हाँ जी, वो रिवाइव हो रहा है, बंगाल का तो बन ही जाएंगे। हाँ, ये जो तो हो रहा है सर, कोशिश तो है कि हमारा जो गोल्डन एज था पहले, जो आपने बताया रूल ऑफ बंगाल, दैट वी आर वांटिंग टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ। पहले तो हम लोग रूल ऑफ इंडिया थे। इनफैक्ट कुछ लोग कहते थे एक ज़माना में ये था कि जो बंगाल था वो हांगकांग और सिंगापुर से ज़्यादा अधिक डेवलप था। ये तो सारा फेज़ जो है 1970s ऑनवर्ड्स जो स्टैग्नेशन हुआ उससे जो डिक्लाइन हुआ, नहीं तो एट वन टाइम मैं इस पर लिखा भी हूँ कि कैसे हम लोग एक ज़माने में बंगाल वाज, आप जानते ही हैं कि इट वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट वन टाइम, exactly at one time. Dubai, people from Dubai used to come here because the stamp was basically Indian, right? Yes. तो अटेम्प्ट वही है विकसित भारत में कि हम लोग एक तरह से दोबारा जो है वी रिवाइव दैट, और सर्विसेज सेक्टर में तो इंडिया बहुत डेवलप किया है, बट ये अटेम्प्ट है कोर सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है ऑन द इकोनॉमी ऑफ वेस्ट बंगाल? सर, कोर सेक्टर अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऑटोमेटिकली डाउन साइड में जितने भी इकोनॉमी है वो डेवलप करेंगे। तो इसीलिए स्टील इंडस्ट्री, जैसे हमारे इसको स्टील प्लांट अगर अच्छे जैसे आ गया है, हम लोगों ने पिछले 20 साल में देखा है कितना ट्रांसफॉर्मेशन इस एरिया में, तो हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, विच वी आर नॉट इवन इमेजिन क्या हो सकता है। अगला जब ये एक्सपेंशन कंप्लीट होगा तो वी आर होपिंग कि दिस विल लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी पॉजिटिव। तो ये जो एक तरह से कह सकते हैं ये तो हो गया प्रोडक्शन साइड का, बट जो इसका जो इम्पैक्ट होगा ऑन एम्प्लॉयमेंट, इसका जो नौकरियों पर
लोकल इशू, बिकॉज आज भी अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, अभी चुनाव है बंगाल में शायद मार्च अप्रैल में 2026 में, तो इस पर इसका क्या पॉजिटिव स्पिन ऑफ होगा जॉब्स पर, नौकरियों पर, क्या इसका होगा एक्सपेंशन मॉल या अदर्स, कुछ यदि बता सके आप आसनसोल और एक्चुअली सर हमारे यहाँ तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी फैमिलीज़ और फिर डिफरेंट सर्विसेज जैसे होटल इंडस्ट्रीज सराउंडिंग एरिया में है, रेस्टोरेंट्स हैं, बाज़ार हैं, काफ़ी परचेजेज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, हाँ FMCG प्रोडक्ट्स जैसे लोग ख़रीदते हैं, तो वो सब चीज़ के लिए तो दुकान खुलती है। तो दैट वे वॉट एवर इन्वेस्टमेंट कम्स हियर, हाँ पीपल गेट सैलरी एंड दैट गोज इनटू द मार्केट। कितने टोटल एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे? करीब 7,000 डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं सर, जिसमें अच्छा। कि 1,000 ऑफिसर्स हैं, बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं। अच्छा। और अराउंड 7,000 to 8,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डेली काम करते हैं। और अभी जब एक्सपेंशन होगा तो एकाएक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का हायरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ। तो 20,000 टोटल हो सकता है, हो सकता है किसी दिन, किसी में भी फॉर लिमिटेड स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वुड बी रिक्वायर्ड। अच्छा, हाँ, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज दैट विल बी कमिंग टू इंस्टॉल हमारे इसमें सेटअप करने के लिए, उनको लेके आना पड़ेगा कुछ एक्सपर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, जो अपना सेटअप करेंगे यहाँ पे। तो कुछ दिनों के लिए हो सकता है ढेर सारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यहाँ आ जाए, तो एक तरह से बाउंस होगा इस एरिया के इकोनॉमी पर, करेक्ट। बिल्कुल। और इससे जो है स्पिन ऑफ मार्केट में भी जाएगा, क्योंकि आप बता रहे थे कि इसके कारण जो है मॉल वगैरह सेटअप हुआ है आसनसोल। पिछले बार जो हो रहा था सर 2005 के बाद जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसके पहले तो यहाँ कुछ था नहीं। अच्छा। रोड्स भी ठीक नहीं थे, दुकान भी कुछ नहीं थे उतने अच्छे दुकान, और अच्छा प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलता था, होटल रेस्टोरेंट वगैरह का कुछ ये नहीं था। अब जब से मॉडर्नाइजेशन हुआ तब से एकाएक ट्रांसफॉर्मेशन, 2 मॉल खुल गए हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आई हैं, हाँ, तो दैट वे इकोनॉमी एकाएक बूम हुआ है। अच्छा, तो ये बूम आपको जो लग रहा है ये लोकल इकोनॉमी में ये कब से कब हुआ, कौन से पीरियड में? यही 2005 ऑनवर्ड से, जब हमारा ये मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ था ना, तभी से जब इन्वेस्टमेंट यहाँ किया गया स्टील प्लांट को मॉडर्न करने के लिए। अच्छा, उसी टाइम से शुरू हुआ है, अराउंड 2005-2006 से धीरे धीरे होना शुरू हुआ। तो जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन पीरियड था वो क्या 1970-1960 से लेके या 1970-65 से लेके? हमारे लिए जैसे इसको स्टील प्लांट करीब 1990 से लेकर के, हाँ, और 2005 तक, जी बिल्कुल, वो पीरियड था। फेज 2 था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत स्टैग्नेशन वाला था सर। तो देखा जाए तो वो तो करीब करीब कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है CPM के रूल से। अच्छा। और सेंटर में वो एक तरह से कह सकते हैं कि मिलीजुली सरकार और कांग्रेस का सरकार, राइट। मतलब आप कह रहे हैं कि जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ तब से शायद ये टर्न अराउंड करने लगा, या नहीं उसके बाद? 2005 आप कह रहे हैं। अच्छा, तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ उसका इम्पैक्ट पड़ा इसको के रिफॉर्म्स में 2005 में। तो मतलब वो जो पीरियड है 90 से लेकर 2005 तक, वो करीब करीब 15 साल वो पीरियड ऑफ एक्यूट स्टैग्नेशन था। और वो जो है वेस्ट बंगाल को रूड बेल्ट से बना दिया रस्ट बेल्ट। और अब जो है पहले इम्पेटस हुआ मॉडर्नाइजेशन से 2005 में, और अब हम विकसित भारत को लेके लग रहा है कि ये एक तरह से वापस हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर ये रूड बेल्ट बने, बंगाल का, देश का और दुनिया का भी। क्या यही हमारा मतलब पर्पस है इसका? अच्छा, ये बताइए कि इसका कुछ भी इम्पैक्ट अभी जो 2026 मार्च अप्रैल के चुनाव में इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? इसको क्या ममता दीदी इसको क्या सेल कर सकती हैं कि देखिए इंडस्ट्रियल सिनारियो बदल रहा है बंगाल में? मेरे लिए बताना ये थोड़ा मुश्किल है सर। अच्छा, में जब मैं स्कूल स्टूडेंट था और जब ये मैं कह रहा हूँ रूड बेल्ट था, तो बर्नपुर जो है, बर्नपुर का जो क्लब्स थे और इसका जो एक तरह से कह सकते हैं सोशल
कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल था वो टाटा को वो कंपटीशन अभी भी देता है था। सर, बेल्डी कॉस्मोपॉलिटन क्लब और गोलमुरी क्लब इससे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। यहाँ के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे, बेस्ट स्विमर्स, मैं था बेस्ट डिबेटर, तो इस तरह से था। तो वो क्या फिर से वो रिवाइव हुआ है? वो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर अभी भी बनपुर में है सर। अच्छा है। हाँ, बट हाँ जैसे क्लब वगैरह है, हो सकता है दुनिया आगे निकल गई, हो सकता है हमारे क्लब अभी भी वो हेरिटेज ये लेकर के चल रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को हेरिटेज बिल्डिंग पसंद आता है और पसंद भी करते हैं, बट दुनिया काफ़ी आगे निकल गई, हो सकता है हमारा क्लब अभी भी उसी तो ये रहा बर्नपुर हाउस, यही अपना क्लब है ना? गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट हाउस है। अच्छा, ओके। यहाँ पर गेस्ट आके ठहरते हैं। और क्लब जो है वो क्लब थोड़ा दूर है यहाँ थोड़ा से, दूर है यहाँ से, आधा किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो इस पर भी कुछ अटेम्प्ट है रिवाइवल का? आप तो कम्युनिकेशंस ऑफिसर हैं, ये तो पब्लिक रिलेशन। गेस्ट हाउस वन ऑफ द बेस्ट गेस्ट हाउस इस एरिया में है सर। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो दिस इज द VIP गेस्ट हाउस दैट whatever VIPs when they come they stay here and there are lot of greenery around this place। वो क्या है वहाँ ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं? वो सर सोलर पैनल है। अच्छा। हाँ, ये हम लोगों ने सोलर ट्री बनाया है। अच्छा। हाँ, हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इसके ऊपर सोलर पैनल से, इससे जो पावर ये होता है हम लोग ग्रिड में सप्लाई कर देते हैं इसी में गेस्ट हाउस में। अच्छा, तो ये टोटली सेल्फ डिपेंडेंट है। ओह अच्छा, ये तो काफ़ी एनवायरमेंटली ग्रीन कह सकते हैं। और क्या क्या ये जो एक्सपेंशन होगा तो इसका कोई सोशल प्लान भी है क्या, ये जो आप बात कर रहे हैं? सोशल प्लान सर, आप जैसे देखिए हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा, इन ए बिग वे हम लोग काम करते हैं जी। तो सेल ओवरऑल CSR में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रही है। तो हमारे सराउंडिंग जो पेरिफेरल एरियाज़ है जैसे गांव वगैरह है, उस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा ये करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमारा CSR में हमने ढेर सारा ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे कि आसपास के जो लोग रहते हैं हम उनसे अच्छा हमारा रिलेशन बना रहे, उनको लगे कि वी केयर फॉर देम। जैसे हमारा एक रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है। अच्छा। मेडिकल टीम है CSR में, वो हर एक गांव में बाय टर्न जाते हैं, करीब 30 गांव है आसपास एरियाज़ हैं, अच्छा, जहाँ वो टीम जाती है एवरी ये हर एक डे, मान लीजिए 1-2 जगह देखते हैं। इस तरह से दे गो अराउंड द प्लेसेस, वहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट अपना देखते हैं, टेस्ट वेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो वो सब होता है। फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं सब जगह। स्पोर्ट्स हम लोग उसी तरह CSR के अंडर ये करते हैं। अच्छा, और क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होता है? स्पोर्ट्स जैसे ऐसे तो हमारा अपना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही एक है सर जी। और हमारे मतलब इसको के इतिहास में देखा है कि यहाँ से काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकले हैं। अच्छा, 2-4 नाम बताइएगा। जैसे एक मिस्टर सोखी, हाँ HS सोखी थे, जो हॉकी के अच्छे प्लेयर थे, ही हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया। अच्छा। एंड देन ही वाज रेफरी एज वेल एज एम्पायर ऑफ इंटरनेशनल लेवल। अच्छा। एंड देन वी हैड लॉट ऑफ दिस एथलीट्स। अच्छा। हाँ, one Mr. O.L. Thomas was our employee and he had represented India in Asiad in 2000 meters। Achha. And then we had और ढेर सारा बॉक्सर्स, रेसलर, ये सब काफ़ी जो कि नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं हमारे स्पोर्ट्स में। अभी भी प्रयास जारी है। उसके अलावा जो मैंने बताया कि CSR के तहत हम लोग आसपास के गांव में जो टैलेंट्स हैं, बच्चों को फुटबॉल में, कबड्डी में, ये सब में ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। तो आसपास हम लोग जैसे अभी विंटर आया तो इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट, इंटर विलेज कबड्डी टूर्नामेंट करवाते हैं। अच्छा। जिससे कि लोकल जो टैलेंट्स हैं ना वो ग्रो कर पाए। अब इंडिया जो है एम कर रहा है ओलंपिक्स का। जी। तो इस एक जमाने में रांची और गुमला होता था सेंटर हॉकी का, तो फ्यूचर में क्या अपना हम लोग कबड्डी और फुटबॉल भी एम्फेसाइज कुछ ज़्यादा कर रहे हैं सर। अच्छा, कबड्डी और रिसेंटली हमने गर्ल्स को भी कबड्डी ये के लिए अच्छा शुरू किया है। आसपास के जो गर्ल्स हैं उनको उनका भी अब कबड्डी टूर्नामेंट करवा रहे हैं और ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि कबड्डी इज कमिंग अप बहुत ही अच्छी तरह से, उसको ये मिल रहा है पूरे इंटरनेशनल ये में, तो कबड्डी पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, फुटबॉल पे। और इसके अलावा हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो लोकल यूथ्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, आसपास के एरिया के गाँव के, उनके लिए ढेर सारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो 7000 आपने कहा एम्प्लॉय, फॉर्मल एम्प्लॉयज़ जो आपने कहा करीब जी, और ऊपर से बोले कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, उसमें कितना परसेंटेज औरतों का पार्टिसिपेशन है? इसमें अराउंड 20% के आसपास। 20%? अच्छा, दैट सीम्स हाई। पहले तो स्टील प्लांट में औरत काम ही नहीं करती, आजकल तो काफ़ी है सर, काफ़ी। और सेफ्टी जो है, सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय, उस पर कितना ध्यान है? सेफ्टी इज़ हमारा, जैसे सेफ्टी पे
मतलब हमारा प्राइम ध्यान उसी पर रहता है। अच्छा अच्छा। हमारे लिए तो ये भी है कि प्रोडक्शन बंद हो जाए लेकिन सेफ्टी को पूरा ध्यान रखें। क्योंकि मुझे नहीं याद है कोई आयरन एंड स्टील प्लांट रिलेटेड ट्रेजेडी, पर मुझे चासनाला याद है। जी, जी। और जो कि ऐसा इंडस्ट्रियल, ऐसा कोयलरी बेस्ड डिज़ास्टर था, कोल माइंस जी, जी। बेस्ड डिज़ास्टर, तो उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए, सो दैट फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं हो, जी इसका जी। हमारे यहाँ जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, जिसको बोलते हैं कि हमारा प्राइम मोटिव रहता है कि सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। अच्छा। अगर प्रोडक्शन से कंप्रोमाइज़ हो जाए, हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग प्रोडक्शन रोक देंगे, लेकिन सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हम लोग दोबारा जो है फिर बात करेंगे इस पर। और ये प्रोग्राम हम लोगों का बिहार में, बंगाल में खेला होबे, ये फिर हम दोबारा और भी एस्पेक्ट्स इसके अंतर्गत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और आगे देखते रहिए NDTV खेला होबे।